हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इकोनॉमिक्स चैप्टर से मतलब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका पूरा फुल टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ये हमारे जो है बिहार दरोगा और रेलवे और कोई भी कर्मचारी जैसे बीएसएससी इंटर लेवल बोर्ड आने वाला है, उस सारे में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अभी जो 18 तारीख को बिहार दरोगा एग्जाम होने वाला है 18 से 21 के बीच में, उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। तो जिनका दरोगा का एग्जाम है वो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यह क्वेश्चन बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन कर दें, ताकि हमारा यूट्यूब का जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है भारत की जो है प्रमुख आर्थिक समस्या है। भारत की जो प्रमुख आर्थिक समस्या, ऑप्शन डी हो जाएगा कौन, गरीबी और बेकारी। बेकारी मतलब हो जाता है बेरोजगारी। ठीक है, इसमें जो है देखो अशिक्षा और भ्रष्टाचार ये भी एक मुख्य समस्या है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी जो है वो सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भारत के अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है। भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है किसकी प्रधानता है, तो इसकी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि की प्रधानता है। मतलब खेती बाड़ी का ज़्यादा प्रधानता है। ठीक है, क्योंकि जो है देश की एक बड़ी आबादी जो है वो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो अर्ध विकसित का पर्यायवाची हो जाएगा, देखो पर्यायवाची में संपन्न तो होगा नहीं, अमीर भी होगा नहीं। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा निर्धन। क्योंकि देखो कोई भी जो देश अर्ध विकसित रहता है ना, उसमें जो है गरीबी का स्तर ना हमेशा उच्च रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका निर्धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था को बनाने में मतलब किस किस चीज़ का जो जरूरत पड़ता है। तो देखो भौतिकी संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। मतलब किस अर्थव्यवस्था में जो है किसी निजी व्यक्ति या फिर निजी मतलब संस्था का अधिकार, तो ये हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र कार्य यह है, मतलब उद्देश्य जो है इसका सिर्फ एक मतलब पैसा कमाने, मतलब प्रॉफिट कमाने का, मुनाफा कमाने का उद्देश्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 6। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या, तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, दोनों मिलकर, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए तथा बी दोनों। और इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो कौन है, तो हमारा भारत है। ठीक है, कौन, तो भारत है जो निजी अर्थव्यवस्था का बेहतर मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। देखो आर्थिक विकास माप के लिए जो है सबसे उपयुक्त सूचांक क्या है, तो 8 का जो हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, तो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे उपयुक्त सूचांक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा जा रहा है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। मतलब आर्थिक संरचना जो होता है उसका मुख्य अंग क्या है, तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, तो यातायात एवं संचार। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाए आर्थिक संचार का जो है एक मुख्य अंग है। ठीक है, इसमें से जो आर्थिक संचार का एक मुख्य अंग कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा यातायात एवं संचार, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आर्थिक संरचना का। ठीक है, इसमें से जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सेवा संरचना के अवघटक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन सामाजिक संरचना के अंग है, निम्न में से जो है कौन सा सामाजिक संरचनाएं के अंग है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सभी जो है सामाजिक सेवाएं के अंग है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं। जीवन के भौतिक गुण क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है जीवन के जो है भौतिक गुणवत्ता का सूचक मतलब सूचक है वो क्या है, ऑप्शन बी हो जाए, नहीं गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
जीवन के जो है भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जो वो क्या है, देखिए जीवन प्रत्याशा, मतलब शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता दर, इनमें से सभी ऑप्शन डी जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना है वो 1983 में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी। कहाँ थी? यूएसए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे का अध्ययन किया जाता है, मतलब बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे का अध्ययन कौन करता है, ठीक है, मतलब अध्ययन किया जाता है किस आधार पे, तो इसका हो जाएगा किसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा समशिष्ट के स्तर पर, ठीक है। कौन? तो समशिष्ट स्तर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर जो है किसका नियंत्रण होता है। आर्थिक क्रिया पर, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, तो सरकार का होता है। किसका? तो सरकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार जो है वो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसका? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर देखेंगे हम। 16 में हमसे पूछा जा रहा है, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है, ठीक है। साधन का जो कीमत निर्धारण किया जाता है वो कौन कौन फैक्टर को देख के किया जाता है, ठीक है। लगान, ब्याज, मजदूरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी को देख के किया, मतलब सभी घटक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। विशिष्ट अर्थव्यवस्था में कौन सा मतलब कौन कौन उपघटक इसमें से जो सम्मिलित होती है। छोटे छोटे इकाई ये भी होता है, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, एडम स्मिथ ने कहा था जो कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ठीक है। और एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र, मतलब आधुनिक जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, ठीक है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं यहाँ पे, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, ब्याज का आकार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कितना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी पर निर्भर करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्र मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मतलब उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, मतलब देखो जीडीपी का जब मोस्ट ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से सेक्टर से आता है, ठीक है, तो वो तृतीय क्षेत्र से आता है। कौन से? तो सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या थी? सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से जो है सबसे ज़्यादा मतलब पैसा उत्पादन ये सब बोल सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वो होता है किस पर, तो उत्पादन क्रियाओं द्वारा। किसका? तो उत्पादन मतलब उत्पादन क्रियाओं द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकलन है उस किस किस स्तर पर किया जाता है, देखो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, ए बी और दोनों पर किया जाता है, ठीक है, ए और बी दोनों पर किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। देखो राष्ट्रीय आय जो है उसमें कौन कौन चीज़ से सम्मिलित रहती है, देखो घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों की आय जो है इसमें सम्मिलित रहती है, ठीक। 24 देख लेते हैं, हमारा रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारा रहन सहन का जो स्तर है उसको प्रभावित, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय करता है, ठीक है। कौन? तो प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है, मतलब राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है तो किस चीज़ में वृद्धि होती है, ठीक है, उपभोग में होती है और विनियोग, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या? तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें भी होती है, ठीक। तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों में होती है, ठीक है, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, किस में? तो पटना में। किस में? तो पटना में इसका प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है।
ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं वीडियो को, आधे में ये पूरा देखिए, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, ठीक है। यह राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, मतलब राष्ट्रीय आय का जो यह परिभाषा है वो किन्होंने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर फिशर जी ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 28 देख लेते हैं। 28 में हमसे पूछा जा रहा है, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य स्तर की वृद्धि का, मतलब मूल्य स्तर की वृद्धि का दर का जो है ध्यान रखा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि एक ही मतलब एक दी हुई समय अवधि को में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो वास्तविक आय क्या होगी, तो इसमें जो अपरिवर्तित रहेगी 29 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ी परिवर्तन किया गया है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ठीक है, दोनों आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, मतलब पद राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय जो एक शब्द है इसका मतलब इसका निरूपित करता है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास तथा अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला एक हो जाता है, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन था, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, भारत में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 1949 में हुआ था, कब, तो 1949 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग, इसमें से जो सही विकल्प है वो क्या है, ठीक है, इसमें से जो सही विकल्प है वो क्या है, इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जीडीपी, जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा, तो 36 देख लेंगे। 36 में हमसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में जो है निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, इन सबको जो है हम लोग शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्न में कौन सा सही है, निम्न नीचे जो दिया गया ऑप्शन उसमें से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है, तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य भाग मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय में, मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, किसका, तो स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी विधि से दोहरी गणना की समस्या जो है उत्पन्न होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पाद विधि में, कौन सा, तो उत्पाद विधि में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब, जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा से क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, व्यय विधि की माध्यम से जो है जीएनपी की गणना में क्या चीज़ शामिल नहीं किया जाता है, ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन, मूल्य हर्ष व्यय, कौन, तो मूल्य हर्ष व्यय, ठीक है, इसका इंग्लिश में हो जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्या, तो डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम लोग 42 देख लेते हैं। 42 में हमसे पूछा जा रहा है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय पेंशन को
मतलब शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 है यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 43 वाले में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मतलब पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो किसकी? तो भारत की होगी। भारतीय मछुआरे द्वारा पकड़ी गई तो भारत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 44 को देखेंगे। 44 में हमसे पूछा जा रहा है मूल्य हर्ष किसके बराबर होता है? मूल्य हर्ष जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, चलिए हम लोग मतलब जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम लोग। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही हर्ष मतलब हर्षवान कर्म है? ठीक है, इसमें से देखो सबसे ज़्यादा जो आता है सेवा क्षेत्र से आता है, उसके बाद उद्योग से आता है, उसके बाद कृषि से आता है। ठीक है, तो इसका जो 45 का हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा। ठीक, कौन था? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? इसमें से जो है ऑप्शन है इसका, इनमें से कौन से राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया? ऑप्शन सी हो जाएगा लॉटरी जीतना, इसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आधार पे मतलब राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो चालू मूल्य के आधार पे और स्थिर मूल्य बोथ मतलब उपयुक्त दोनों के आधार पर की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। किससे? तो दादा भाई एक मिनट इससे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। धन के निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने? तो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है इसका? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। कौन सा? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है इसी से सर्विस सेक्टर से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 51 वस्तु विनिमय प्रणाली का वह प्रणाली है जिसमें मतलब वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम जो है वो कौन सा प्रणाली था? तो ये 51 का हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में प्रयोग कर सकता है किसका? तो केवल मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में मतलब वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, वस्तुओं को वस्तु में बदला जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है, मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 हम यहाँ पर देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में कि निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई नहीं है? ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के जो है निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई जो है वो नहीं है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, ये तो इसका कठिनाई है। मूल्य के समान इकाई का पाया जाना। ठीक है, मूल्य के समान जो है इकाई का पाया जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा जो इसकी कठिनाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है हमसे किसी देश की जो मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है। ठीक है, मतलब किसी देश की कुल मुद्रा, ठीक है, मतलब कोई देश के पास कितना पैसा है वो उसके कुल मात्रा में क्या क्या चीज़ शामिल होता है। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़, तो इसमें जो है करेंसी और बैंक जमा, बैंक में जितना पैसा है वो और करेंसी जितना वो देश जारी कर चुका है वो, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 56 देखेंगे। 56 में हमसे पूछा जा रहा है मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? ठीक है, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? ठीक है, तो स्वीकृति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वीकृति इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 57 में हम लोग देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो मुख्य कठिनाई थी ये क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये सही हो जाएगा। मूल्य मापन की कठिनाई, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा यहाँ पे, बचत को प्रभावित कर मतलब कराने प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित कराने प्रमुख तत्व मतलब बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व इनमें से कौन से हैं? ठीक है, 58 का जो हो जाएगा बचत कराने की इच्छा, ऑप्शन ये हो जाएगा। बचत कराने की सक्षमता, ये और ये भी हो जाए। बचत करने की सुविधा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से इनमें से जो है सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा जो है वह कौन सी मुद्रा जो है वो जामिन मतलब मतलब जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कौन? चलन मुद्रा। कौन? ऑप्शन ए चलन मुद्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी निकट मुद्रा है? मतलब निम्नलिखित में से जो है कौन सी निकट मुद्रा है? तो इसका हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा। विनिमय पत्र, समय जमा, ट्रेजरी बिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से सभी जो है वो निकट मुद्राएं हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो पूरा वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं हम लोग। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ठीक है, किसने कहा जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन ने? तो हार्टले विदर्स जी ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिससे सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य क्या होता है? बराबर होता है, कम होता है, शून्य होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? तो मूल्य बराबर होता है। क्या? तो मूल्य बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? मतलब मुद्रा पूर्ति का जो नियमन है वो कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन बी हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन मुद्रास्फीति का जो कारण है? इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जो हो जाता है उसका कारण है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, इस ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से जो सभी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पे देखेंगे, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान जो है घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ठीक है, 66 मतलब 65 में बोला जा रहा है किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ठीक है, हमारे देश में जो है वो किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, पत्र मुद्रा। कौन सा था? पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से जो है वो किसको? तो ये देखो, उपभोक्ताओं और उत्पादक को, दोनों को। ऑप्शन ए और बी दोनों को होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे पूछा जा रहा है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से जो है वो किसको प्रोत्साहन मिला है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजी निर्माण, बचत और ऋणों का लेन देन, इन सभी को जो है प्रोत्साहन मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पूंजी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? पूंजी का निर्माण जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके? तो बचत द्वारा होता है। किसके? तो बचत द्वारा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है, किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? मतलब जो जमानत के तौर पे जो मांगी जाने वाली राशि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो कॉजन मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 71 में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक कथन वैध मुद्रा मतलब लीगल टेंडर जो है के अर्थ को सही वर्णित करती है? ठीक है, सही वर्णित जो है करती है। तो इसका जो है 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को के निपटाने में स्वीकार करने के लिए जो है बाध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 72 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 में महान मंदी को सुधार करने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? ठीक है, राजकोषीय नीति का उपाय का उपयोग किया था। ठीक, तो ये किसने किया था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो किसने? तो प्रोफेसर किन्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, मुद्रास्फीति के कारण कौन है? तो मुद्रास्फीति के जो कारण है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में यही होता है कि रेट जो है किसी भी सामान का वो बढ़ जाता है और पैसा का वैल्यू जो है कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 74 देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो तो कीमत स्तर से गिरावट आ जाती है, ब्याज की दर में वृद्धि आ जाती है, ब्याज की दर में कमी आ जाएगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज की दर में जो है वो वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। 75 में पूछा जा रहा है फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र जो है किनके मध्य जो है संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो है संबंध व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अफीसदी का उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है, अस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक, इसमें जो है देखिए मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, उसमें जो है सामान का वैल्यू का दाम जो है सामान का दाम बढ़ता है, पैसा का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। ठीक है, इसमें जो पैसा का वैल्यू बढ़ जाता है और सामान का दाम जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अवस्फीति और मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। ठीक है, सामान और सेवाओं के कीमत में आई सतत गिरावट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। ठीक है, यह आधार प्रभाव क्या है, मतलब स्फीति में जो होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप जो है कभी कभी आधार प्रभाव पर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आधार प्रभाव है वो क्या है, तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना का आय मतलब गणना पर आया प्रभाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 यहाँ पर देखेंगे। 78 में हमसे पूछा जा रहा है भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से जो है निम्नलिखित कथन है उसमें से कौन सा है जो मुद्रास्फीति के लिए जो है सही है। ठीक, तो इसका 78 का हम लोग देख लेते हैं। 78 में हमको डी लग रहा है कि वो गलत है। ठीक है, पूछो क्या है, देखो बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति में के नियंत्रण में सहायक करता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, बढ़ा हुआ मुद्रा जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचांक निकालता है। ठीक है, उपभोक्ता की जो है कीमत सूचांक निकालता है। तो 79 का क्या हो जाएगा, 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। कौन, तो श्रम ब्यूरो जो है वो निकालता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। भारत में जो है कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। महंगाई भत्ते का जो निर्धारण का आधार क्या होता है। ठीक है, भारत में, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये किनके, तो श्रम ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 81 में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। ठीक है, इनमें से जो है कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 81 का क्या हो जाएगा, ऋणी। कौन था, ऋणी जो है ज़्यादा लाभ पाता है। ठीक है, इसमें जो घाटा होता है वो किसको, तो साहूकार को हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 82 में हमसे पूछा जा रहा है थोक मूल्य सूचांक के मापने में को थोक मूल्य सूचांक को के मापन को सबसे अधिक भार दिया जाता है। मतलब इसमें से जो है किस किस को फैक्टर को लेकर अधिक भार दिया जाता है। ठीक है, 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन बी तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या, तो विनिमृत उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, विनिमृत उत्पाद ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 83 देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा में जो है प्राथमिक है क्या है, तो इसमें जो 83 का हो जाएगा, 83 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का माध्यम तथा मूल्यमापन। क्या, तो विनिमय का माध्यम तथा मूल्यमापन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 84 है यहाँ पे हमारे पास। 84 में क्या पूछा जा रहा है, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 यहाँ पर देखेंगे। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सस्ती मुद्रा से जो है क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो 84 का हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। देश में उद्योग व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा जा रहा है भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक
सद समूह सम्मिलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सद समूह सम्मिलित है, ठीक है। तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार, मतलब SDR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध किससे है। पेपर गोल्ड का जो है संबंध है वो किससे है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देख लेते हैं। 87 में हमसे पूछा जा रहा है, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्रहण घोषित किया गया है, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, वह कौन सी मुद्रा है। तो इसका 87 का सी क्या होता है, विधिग्रह मुद्रा कहलाती है। क्या, तो विधिग्रह मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे पूछा जा रहा है, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किया जाता है, ठीक है, और सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाखा मुद्रा ही, मतलब यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही डैश, मतलब इसके बाद जो है वो प्रधान मुद्रा कहलाती है। मतलब ये जो डिफिनेशन है वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये जो है ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। क्या, तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का बी, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है, ठीक। 89 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 89 में मुद्रा के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, मंदी के सॉरी मुद्रा नहीं है, मंदी के समय जो है केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या होगा, ठीक है। एक ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, ठीक है। सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर जो है साख का विस्तार करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखेंगे यहाँ पे। समानांतर, क्वेश्चन नंबर 19 में है, समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब काला धन से जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित हो जाती है, ठीक है। मौद्रिक नीतियाँ जो है वो कम प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, मुद्रा अवमूल्यन का जो अर्थ है वो क्या है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्रा की तुलना में मूल्य में गिरावट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पे, भारत में रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, कथन भी देख लेते हैं। कथन में बोला जा रहा है, कथन नंबर 1, कथन 1 हमारे पास आ गया है, वर्ष 1935 में बैंक जो है नोटों के मुद्रण का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त होता है, ठीक है। 1935 में जो है RBI का स्थापना है, ठीक है। वर्ष 1957 में पूर्व भारतीय रुपया 16 आने में विभाजित रहा, ठीक है। पूर्व भारतीय रुपये जो है 16 आने में विभाजित रहा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1959 में जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी के चित्र वाले जो कागजी नोट की श्रृंखला की जो है शुरुआत जो है 1996 से हुई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित के कूटों के आधार पर जो सही कथनों का चयन कीजिए। इनमें 4 कथन में से कोई एक गलत है, और कौन सा जो है वो मतलब कौन कौन कथन जो है इसमें से सही है, ठीक है। तो 92 का हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन था, उपयुक्त सभी। कौन था, उपयुक्त सभी जो है एकदम सही है, ठीक है। 93 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 93 में भी ऐसा ही कथन वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं। भारतीय रुपए के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर से वही कुछ वैसा ही टाइप, भारतीय रुपए पर 15 भारतीय भाषाओं के उसका मूल्य मुद्रित होता है, ठीक है। हाँ, भारतीय रुपया जो होता है नोट, उसके उलट कर अगर देखेंगे उसमें 15 भाषाओं में उसका मूल्य मुद्रित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 मतलब पॉइंट नंबर 2, रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान किया था, ठीक है। रुपए के, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, हाँ, रुपए के प्रतीक चिन्ह की रचना डी उदय कुमार ने की, ठीक है। और भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वो रुपया कहलाता है, ठीक है। तो इनमें से जो है सही कथनों को हमको चुनना है, क्या चीज़, तो सही कथनों को जो है हम लोग को चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, तो इसमें से जो सारे कथन जो है वो सही है, एकदम सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 94 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर से कथन वाला आ गया, भारत में मुद्रा की पूर्वी D3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जनता के पास नकदी, बैंकों के पास मांग निरपेक्ष मतलब निक्षेप, बैंकों के पास अवधि निरपेक्ष, रिजर्व बैंक के पास अन्य निरपेक्ष निक्षेप। निम्नलिखित में से कौन से कुटु के अत्यंत सही कथन को चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से जो सही कथन कौन सा है उसको चयन करना है हमको, ठीक है। तो 94 का जो हमारे पास ऑप्शन डी, ये सारे कथन जो है एकदम सही है, ठीक है। ये सारे कथन सही है। 95 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 95 हमारे पास आ गया है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि
से क्या अभिप्रेरित मतलब अभिप्रेत है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, ठीक है। क्या चीज़ अभिप्रेत होगा, 95 जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल मुद्रा करेंसी के मूल्य में गिरावट आएगी, ठीक है। क्या था, केवल मुद्रा के रूप में गिरावट आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 आ गया है हमारे पास। 96 में हमें भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को M1 M2 M3 M4 में बांटा गया है, ठीक है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं, ठीक है। M1 के अंतर्गत जो है इनमें से बैंक की मांग जमा, करेंसी नोट व सिक्के, रिजर्व बैंक की अन्य जमा, डाकघर के पास बचत, इसे 1 2 3 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी आती है, ठीक है। डाकघर नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक था। आशा करता है कि हमारा वीडियो आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपका जो मन करे आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली वो एसएससी जीडी और कार्यालय परिचारी से रिलेटेड आने वाले हैं। और यूपी जो है, यूपी का जो अभी होमगार्ड का भर्ती आया हुआ है उससे भी रिलेटेड आया हुआ है। अगर आप लोगों को उस मतलब जिस पोस्ट से रिलेटेड करेंट अफेयर या फिर सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।